रोशनी इंदौर की रहने वाली एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। रोशनी अपने कमरे में मिट्टी की एक प्रतिमा बना रही थी और उसे रूप आकार दे रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ नीता आती है और कहती है, अरे रोशनी, ये तूने हूबहू अपने पिताजी जैसा बनाया है। बेटा, तेरी कला देखकर कौन कहेगा कि तू देख नहीं सकती और अंधी है। देखना बेटा, एक दिन तेरा ये हुनर तुझे बहुत आगे लेकर जाएगा। माँ देख नहीं सकती तो क्या हुआ, आप सब तो हो ना मेरी आंखें। और जिस चीज को मैं छू लूं ना, उसे मैं कभी भूलती नहीं हूँ। चलो माँ, तैयार हो जाओ, याद है ना पार्टी में जाना है आज। रोशनी की बात सुनकर नीता उसका माथा चूम लेती है, जिसके बाद रोशनी अपने माता पिता के साथ पार्टी में जाती है और एक तरफ कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी एक सूरज नाम का लड़का, जो कि बहुत देर से रोशनी को देख रहा था, उसकी माँ कोकिला उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ सूरज बेटा, लगता है वो लड़की तुझे पसंद आ गई। वैसे दिखने में तो भली लगती है, तेरे साथ खूब अच्छी लगेगी। माँ, आप इतना आगे तक आ गई। अगर उसे मैं ही अच्छा नहीं लगा तो क्या करोगी? हाय हाय, कोई अंधी ही होगी जिसे मेरा बेटा ना अच्छा लगे। अरे लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है मेरा बेटा। बस बस माँ। तू रुक जरा, मैं इस लड़की से मिलकर आती हूँ। सूरज को तो पहले ही नजर में देखते ही रोशनी से प्यार हो चुका था, पर जैसे ही कोकिला रोशनी की तरफ जाने लगती है, तभी नीता उसके पास आती है और उसे उसकी छड़ी देती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि रोशनी अंधी है। यह देखकर कोकिला बोलती है, ना बेटा ना, ये तो अंधी निकली। इससे शादी क्या, दोस्ती का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दे। ऐसी लड़कियां बस दिलासा देने के लिए बनी होती है, घर की बहू बनाने के लिए नहीं। इतना कहकर कोकिला वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सूरज सुपरमार्केट से गुजर रहा होता है, तभी उसे रोड क्रॉस करते हुए रोशनी नजर आती है। सूरज जल्दी से रोशनी के पास जाता है और बड़े ही प्यार से बोलता है, मे आई हेल्प यू मिस? जी जरूर, मुझे जरा रोड पार करवा दीजिए। जी लीजिए। आप बताइए कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे बस बस, माना कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन इतनी भी बेसहारा नहीं हूँ कि हर वक्त ही किसी की जरूरत हो। और किसे पता, आप इस मदद के बदले मुझसे क्या मांग लो। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, सच में, भरोसा कीजिए। जी ठीक है, मुझे आर्ट क्लास जाना है। यहाँ से रोड क्रॉस तो मैंने कर लिया। 50 कदम चलकर मेरी आर्ट क्लास है, वहाँ से 10 कदम चलकर ऑटो स्टैंड है, और हाँ, ठीक मेरे 3 कदम पर आगे आप भी खड़े हैं। अरे वाह, आपका तो जवाब नहीं। सच में, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मेरा नाम सूरज है। जी ठीक है, मेरा नाम रोशनी है। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद रोशनी कदमों को गिनती हुई अपनी आर्ट क्लास चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। सूरज अक्सर ही रोशनी से मिलने के लिए उसकी आर्ट क्लास के बाहर आया करता था, जिसके बाद दोनों बहुत सारा अच्छा वक्त बिताया करते थे। ऐसे ही एक दिन रोशनी सूरज को अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए अपने घर ले जाती है, जहाँ सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सूरज बोलता है, अंकल आंटी, मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। क्या आप लोग उसका हाथ मेरे हाथों में देने को राजी हो? अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसी बातें घर के बड़े लोग करते हैं, बच्चे नहीं। आंटी, मैं जानता हूँ, पर मेरी माँ कभी इस रिश्ते को अपनी मंजूरी नहीं देंगी और मैं रोशनी के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे रोशनी के साथ ही अपना जीवन बिताना है, फिर चाहे सारा समाज ही मेरे खिलाफ क्यों ना आ जाए। सूरज की बात सुनकर रोशनी की आंखों से खुशी के आंसू बह जाते हैं। अपने बच्चों के प्यार को समझते हुए और सूरज के हौसले को देखते हुए रोशनी के माता पिता उन दोनों के रिश्ते को अपनी मंजूरी और आशीर्वाद दे देते हैं, जिसके बाद सूरज रोशनी से कोर्ट मैरिज कर लेता है। सूरज रोशनी को अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले जाता है,
जहाँ कोकिला अंधी रोशनी को अपने घर की बहू के रूप में देखकर गुस्से से तिलमिला उठती है और बोलती है, सूरज, मैंने तुझे उस दिन भी कहा था कि ये अंधी लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। हाय रे, मेरे तो कर्म फूट गए। अरे मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को, क्या कहूंगी कि मेरा अच्छा खासा बेटा एक अंधी को बिहा कर ले आया है। हरी करम जली, नाच पीटी तेरा नाच जाए। तूने क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर जो ये अभागा दिन देखना पड़ रहा है। माँ, कैसी बात कर रही हो? अरे रोशनी बस देख नहीं सकती तो क्या हुआ, हम दोनों उसकी आंखें बन जाएंगे। माँ वो बहुत अच्छी है, आपको कोई आंखों वाली बहू इतना सुख नहीं दे पाएगी जितना सुख रोशनी आपको देगी। मेरे लिए माँ, मान जाओ। अपने बेटे के कहने पर किसी तरह अपना गुस्सा दबाकर कोकिला रोशनी को घर में रहने की आज्ञा दे देती है। कुछ वक्त गुजर जाता है। रोशनी एक अच्छी बहू की तरह घर की A to Z सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, पर कोकिला का रोशनी को हर दिन ताने देना और बुरा भला कहना बिल्कुल कम नहीं होता। पर बेचारी रोशनी कभी पलटकर अपनी सास को जवाब नहीं दिया करती थी। ऐसे ही सूरज एक दिन हाथों में एक फॉर्म लिए घर आता है और बोलता है, रोशनी ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंपटीशन के फॉर्म लेकर आया हूँ। मिट्टी के मूर्ति बनाने का कंपटीशन है और जीतने वाले को पूरा 25 लाख का इनाम मिलेगा। सूरज की बात सुनकर कोकिला जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, सूरज बेटा, क्या दिन में भांग खाकर बैठा है? तेरी रोशनी की तो रोशनी ही नहीं है आंखों की। अरे उसके तो बल्ब भी फ्यूज है, पर तू आंखें होते हुए भी क्यों अंधा बना हुआ है? अरे बेटा, ये अंधी है अंधी, ये क्या प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी? अरे ये 25 लाख क्या 25 पैसे के लायक नहीं है। अरे मूर्ति बनाने के लिए इंसान की आंखें होना जरूरी है, बिना देखे कोई क्या ही मूर्ति बनाएगा। माँ, आपको पता नहीं है पर रोशनी। जी, आप इस फॉर्म को भर दीजिए। इस कंपटीशन में हिस्सा तो मैं जरूर लूंगी। आपको माँ जी को या किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब जो भी बोलेगा इस कंपटीशन का रिजल्ट बोलेगा। बस माँ जी, आप मुझे ना एक बार अपना चेहरा छू लेने दीजिए। अरे करमजली, तूने पहले ही जगह जगह मेरी थूथू करवा रखी है इस घर की बहू बनकर। अरे जहाँ जाती हूँ लोग मुझे ताने मारते हैं अंधी बहू का, और तू अब इस कंपटीशन में हिस्सा लेके मेरे माथे पे कलंक मलना चाहती है। कोकिला गुस्से में बोल ही रही होती है कि तभी रोशनी दोनों हाथों से उसका चेहरा स्पर्श करती है और कोकिला उसे धक्का मारकर खुद से दूर हटा देती है और वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। आसपास के लोग रोशनी के इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का खूब मजाक बनाते हैं। सूरज रोशनी को प्रतियोगिता की जगह पर लेकर जाता है, जहां रोशनी कोकिला की मिट्टी की प्रतिमा बनाती है और प्रतियोगिता जीतकर 25 लाख का इनाम अपने नाम कर लेती है, जिसके बाद हर तरफ रोशनी के नाम का खूब डंका बजता है। आसपास के सभी लोग घर आकर कोकिला को बधाइयां देने लगते हैं। तभी सूरज और रोशनी भी घर आ जाते हैं और कोकिला बोलती है, रोशनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाई। मैं बस आज तक तेरी कमी ही देखती रही, तेरे गुण और समझदारी तो देख ही नहीं पाई बेटा। मुझे पता नहीं था बेटा कि तेरे अंदर कला का इतना भंडार है, मुझसे भूल हो गई। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आज तो खुशी का दिन है। आपकी बहू प्रतियोगिता जीतकर 25 लाख का इनाम लाई है और ये प्रतिमा देखिए, मैं तो देख नहीं सकती। आप देखकर बताइए ना, है ना आप जैसी? हाँ बेटा, हूबहू मेरी जैसी है। ऐसा लगता है किसी ने मेरा ही सर तेरे हाथों में रख दिया है। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी, मैंने कहा ना, माफी मत मांगी। अरे मेरा तो खाली नाम रोशनी है, रोशनी तो मेरी आंखों में है ही नहीं। मेरी रोशनी तो आप और सूरज जी हैं। आपके तानों ने मुझे और ज्यादा हौसला दिया खुद को साबित करने का। और सूरज जी, वो तो सच में मेरी जिंदगी में नई उमंगों का सूरज लेकर आए और मेरी आंखों की रोशनी बन गए। आज मैं जो सब कुछ भी हूँ, आप सब लोगों की वजह से ही तो हूँ। इस अंधी बहू की सफलता सिर्फ आप लोगों की वजह से है। रोशनी की बात सुनकर कोकिला उसे गले लगा लेती है। आसपास खड़े सभी लोग ये खूबसूरत नजारा देखकर खुशी से तालियां बजाने लगती हैं।
प्रतियोगिता जीतने के बाद हर तरफ रोशनी का खूब नाम हो गया था, जिसके बाद कई अखबार और मैगजीन वाले रोशनी का इंटरव्यू लेने आने लगते हैं। देखते ही देखते रोशनी का नाम बढ़ता चला जाता है और वह एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाती है और इसी तरह हमारी अंधी बहू सफलता की ऊंचाइयों को छूती चली जाती है। दिल्ली के सीमापुरी के बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी अवनी बेहद सुंदर और समझदार लड़की थी, जिस वजह से कई लोग उसे तरस भरी निगाहों से और कई लोग उसकी खूबसूरती के चलते उसे गलत निगाहों से देखा करते थे। ऐसे ही एक दिन अवनी अपनी माँ के साथ बड़े बाजार से घर आ रही होती है। तभी एक दुकान की तरफ देखते हुए अवनी बोलती है, माँ माँ देखो ना, वो वाली राखी कितनी सुंदर है और कितने प्यारे मोती लगे हैं उसमें। पर बेटा तू क्या करेगी, तेरा तो कोई भाई भी नहीं है, जो था उसे भी भगवान ने हमसे दूर कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ना बेटी, इसमें तेरी क्या गलती है, वो वक्त ही मनहूस था। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। मीनू का 3 साल का रितेश नाम का बेटा था और वह फिर से गर्भवती थी। एक दिन मीनू पीने का पानी भरने के लिए घर से थोड़ा दूर जाती है और इसी बीच रितेश खेलते हुए घर से दूर निकल जाता है और लापता हो जाता है। लाख कोशिशें करने के बाद भी मीनू को रितेश नहीं मिलता है। बेटा न जाने तेरा भाई कहाँ है, कैसा है, वो है भी या नहीं। काश आज वो तेरे साथ होता तो इस गरीबी में हमारा साथ देता, तेरे हाथ पीले करता। हर साल बेटा तुझे उसके नाम की राखी मंदिर में ना रखनी पड़ती, तू अपने भाई की कलाई पर राखी सजाती और वो तेरी रक्षा का वचन देता। बेटा माँ दिल छोटा मत करो, भगवान है ना, वो सब देख रहा है। भैया जहाँ होंगे सही सलामत होंगे और मेरा दिल कहता है कि वो इसी जन्म हमें फिर मिलेंगे। फिर मैंने जितनी राखी उनके नाम की रखी है ना, सारी कलाई पर सजा दूंगी। चलो माँ अब घर चलते हैं। अपनी माँ को समझा बुझा कर अवनी घर ले आती है और खाना खिलाकर सुला देती है, जिसके बाद वह खुद से कहती है, भैया आप कहाँ हो, देखो ना माँ आपको कितना याद करती है और मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं है। हे भगवान, इस गरीब बेटी की फरियाद सुन लो। इस रक्षाबंधन उसका भाई उसे लौटा दो, उसके परिवार को उसे वापस कर दो, मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। भैया घर आ जाओ, लौट आओ ना। ऐसे ही रितेश को याद करते हुए अवनी सो जाती है। वक्त गुजरता जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला होता है। हर तरफ सुंदर कपड़े, राखियां, तोहफों से दुकानें, मोहल्ले और बाजार सज जाते हैं। अब एक शाम अवनी हाथों में कुछ सब्जियां लिए घर की तरफ आ रही होती है कि तभी 2 बदमाश उसे छेड़ने लगते हैं। डर के मारे अवनी के हाथ से सारी सब्जियां गिर जाती है। उन गुंडों में से एक अवनी का दुपट्टा खींचने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक लड़का उसे पीछे से जोर से लात मारता है और बोलता है, ए छिछोरे सालों, लड़की का दुपट्टा उतारते हो, साड़ी बनाकर पहनोगे इसको। तुम लोग ना बातों से मानते हो ना लातों से। अब चलो, रेडी सेडी और गो। इतना कहकर वो लड़का उन गुंडों को उल्टा सीधा करके उनकी अच्छे से मरम्मत करता है और उनको वहां से भगा देता है, जिसके बाद अवनी को उसका दुपट्टा वापस देता है। मारपीट के बीच थोड़ी सी चोट उस लड़के को भी लग जाती है। तभी अवनी बोलती है, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपको तो चोट लग गई। कोई बात नहीं छोटी, इतनी तो लगती रहती है अपने को। आप चलो मेरे साथ घर पे, मैं आपको मलहम पट्टी कर देती हूँ। अरे नी रे छोटी, मैं ठीक हूँ, तू जा अपना ख्याल रख। और हाँ, ऐसे नमूनों से डरने का नहीं। जी पर आप कौन है, मतलब आपका नाम? नाम तो मेरे को भी नहीं पता। बचपन से ही कोई ए, कोई ओ, कोई छोटा, कोई कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बोलते आए हैं, इसीलिए डिसाइड कर पाना मुश्किल है। तो क्या मैं आपको भैया कहूँ? नाम की जगह रिश्ता हो जाएगा भाई बहन का। वैसे भी मेरा कोई भाई होता तो आज मुझे ऐसे ही इन बुरे लोगों से बचाता,
जैसे आपने बचाया है और मेरी रक्षा की है। ना मत बोलना भैया। ठीक है छोटी, आज से मैं तेरा भाई। अभी तू घर जा, मैं काम पे जाता हूँ। और हाँ, ये सब्जी खराब हो गई है, और ले लेना। अवनी को पैसे देकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अवनी दोबारा से सब्जियां लेकर घर जाती है और घर आकर मीनू को सारी बात बताती है। और मीनू बोलती है, बेटा आज के समय में कोई इतना भला नहीं होता। सच में बेटा, बड़ा ही अच्छा लड़का होगा वो, और बड़ी ही अच्छी होगी उसकी माँ, जिसने उसे ऐसे संस्कार दिए और ऐसा नेक काम किया। माँ सच कहूँ, आज उस लड़के से मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं रितेश भैया से मिली हूँ। देखो ना माँ, रक्षाबंधन आने वाला है और मुझे एक भाई मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी को यूँ खुश देखकर मीनू बहुत खुश होती है। वक्त गुजरता जाता है, रक्षाबंधन का दिन नजदीक आने लगता है। वहीं अवनी का उस लड़के यानी कि अपने मुंह बोले भाई से मिलना जुलना बढ़ता जाता है, लेकिन अभी तक वह लड़का मीनू से नहीं मिला था। ऐसे ही एक दिन अवनी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना लेकर अपने भाई के पास जाती है और बोलती है, भैया ये देखो, आज मैं आपके लिए माँ के हाथ के बने दाल चावल लेकर आई हूँ। आपको पता है माँ बहुत अच्छे दाल चावल बनाती है, जल्दी से खाकर देखो। अरे वाह छोटी, सच कहूँ तो आज तक मैंने लोगों की गालियां, ताने और सड़कों की ठोकरें खाई हैं। आज जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ अच्छा खाया है। ये खाना सच में बहुत अच्छा बना है। वैसे छोटी, एक बात बताओ, तुझे तोहफा क्या चाहिए? तोहफा? कैसा तोहफा भैया? अरे तू मेरी छोटी बहन है, जानती नहीं? 2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। तू मुझे राखी बांधेगी तो तोहफा तो देना बनता है ना। बता दे क्या चाहिए, तेरा भाई तेरे को वही ला कर देगा। सच में भैया? जो कहूँगी दोगे ना? अरे तू जान भी मांगेगी तो 1 मिनट में दे दूंगा। तू बता तेरे को क्या चाहिए? ठीक है भैया, रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो आप उस दिन घर आना, वहीं बताऊंगी कि क्या मांगना है। ठीक है, मैं आऊंगा, अपनी बहन के लिए जरूर आऊंगा। ठीक है भैया, अभी मैं जाती हूँ, आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना। इतना कहकर अवनी वहाँ से चली जाती है। जितनी खुशी हमेशा अवनी को अपने भाई से मिलकर होती थी, उतनी ही खुशी उसके भाई को उससे मिलकर होती थी। किस्मत की डोर से बंधे हुए ये दोनों भाई बहन रक्षाबंधन का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। अवनी का भाई जल्दी से तैयार होकर हाथों में तोहफे और मिठाई लिए अवनी के घर जाता है। अपने घर की दहलीज पर अपने भाई को खड़ा देख अवनी खुशी से झूम उठती है। भैया आप आ गए। आप जानते नहीं हो कि मैं आज कितना खुश हूँ। आज तक हमेशा रक्षाबंधन मैंने अपने भैया को याद करते हुए मनाया है, पर आज आप आ गए। आज मैं अपने भैया की कलाई पर राखी बांधूंगी, अपना रक्षाबंधन मनाऊंगी। अंदर आओ ना भैया, मैं आपको माँ से मिलवाती हूँ। अभी तक आप उनसे नहीं मिले ना, जल्दी आओ। इतना कहकर अवनी अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे मीनू के पास ले जाती है। मीनू को देखकर वह लड़का एकदम सुन पड़ जाता है और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं और वह रोते हुए बोलता है, माँ आप तो मेरी माँ हो। इसका मतलब अवनी मेरी मुंह वाली बहन नहीं, मेरी सगी बहन है। अवनी तू मेरी सगी बहन है, मैं तेरा सगा भाई। ये तुम्हारी नहीं, ये हमारी माँ है। अवनी और मीनू दोनों को कुछ समझ नहीं आता। तभी वह लड़का अपनी जेब से एक चैन निकालकर मीनू के हाथ में रख देता है। वह वही चैन थी जो मीनू ने अपने बेटे रितेश को उसके लापता होने से पहले बचपन में पहनाई थी। मीनू को समझ आ जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका खोया हुआ बेटा रितेश ही है। मीनू उसे गले लगाकर जोर से रोने लगती है और बोलती है, रितेश, मेरा बेटा रितेश, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे अवनी, ये तेरा सगा भाई है। अवनी, आखिरकार तूने इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को ढूंढ ही लिया। भगवान ने तेरी पुकार सुन ली मेरी बेटी। इस साल मेरी गरीब बेटी रक्षाबंधन मनाएगी, वो भी अपने सगे भाई के साथ, जिसके साथ उसका खून का रिश्ता है। तूने सच कहा था बेटा, एक दिन रितेश जरूर आएगा। आज समझ आया भैया कि हर बार आपसे मिलके अपनेपन का एहसास की होता था
और क्यों उस दिन मेरी जुबान से आपके लिए पहला शब्द भैया निकला, क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही भाई बहन हैं। भैया, आपको पता है कि मैं आपसे यही मांगने वाली थी कि आप हमेशा के लिए मेरे और माँ के साथ रहो। और देखो ना, भगवान ने बिना मांगे ही आज मुझे सब दे दिया। इस गरीब बेटी का रक्षाबंधन आज खुशियों भरा हो गया। इतना कहकर अवनी जल्दी से आरती की थाली और एक सुंदर सी राखी अपने भाई रितेश के लिए लेकर आती है। अवनी अपने भाई की आरती उतार कर उसे टीका लगाती है, जिसके बाद वह उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसका मुंह मीठा करवाती है और रितेश उसे प्यार से गले लगाकर आशीर्वाद देता है और उसकी रक्षा का वचन देता है। तो इस तरह से हमारी गरीब बेटी का रक्षाबंधन उसके भाई के आ जाने से पूरा हो जाता है। अधमरी हालत में श्लोक जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसी के सामने बाहों में बाहें डाले संजना विराट को पूरे पैशन के साथ किस कर रही थी। तभी श्लोक दर्द भरी आवाज में करहाते हुए बोलता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया संजना, ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा और तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरे दोस्त के साथ मिलकर। अब ये आशिक कातिल बनेगा और तुमसे इस धोखे का बदला लेगा, देख लेना। इतना कहकर श्लोक बेहोश हो जाता है। बात उस वक्त की है जब श्लोक विराट के साथ एक पार्टी में गया था, जहां उसकी मुलाकात पहली बार संजना से हुई थी। संजना का सैंडल टूट गया था, जिस वजह से वो सारी पार्टी में नंगे पांव घूम रही थी। तभी श्लोक उसके पास आता है और बोलता है, अरे क्या हुआ, आप ऐसे पार्टी में नंगे पांव घूम रही हैं? कोई मन्नत मांगी है क्या? अरे नहीं, नो, मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है। एक्चुअली मैं जो सैंडल पहन कर आई थी वो उसकी हील टूट गई, बेवफा निकली बहुत ही, इसीलिए नंगे पांव घूम रही हूँ। ओह ये बात है, मैं आपको नई हील्स दिलवा देता हूँ। यहाँ पास में ही एक मॉल है, वहां से जो सैंडल लगे वो आप ले लीजिए। इतना कहकर श्लोक संजना को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों मॉल पहुंच जाते हैं, जहां संजना अपने लिए एक सुंदर सी हील पसंद कर लेती है और उसे ले लेती है। पहली ही मुलाकात में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही वह आपस में अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ देर बाद दोनों पार्टी में वापस पहुंचते हैं, जहां विराट संजना को श्लोक के साथ देखकर बोलता है, अरे श्लोक, ये कौन है? तुम्हारी कोई दोस्त? मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, हम बस कुछ देर पहले ही दोस्त बने हैं, तो देखते कैसे। ये संजना है और संजना ये विराट, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हेलो विराट। हेलो संजना, चलो मिलना मिलाना तो होता रहेगा, फटाफट से पार्टी एंजॉय करते हैं, घर भी तो जाना है यार। विराट की बात सुनकर सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त यूं ही गुजरता चला जाता है और गुजरते वक्त के साथ संजना और श्लोक की मुलाकातें भी बढ़ती चली जाती हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं और एक शाम श्लोक बड़े ही रोमांटिक से अंदाज में संजना को प्रपोज करते हुए बोलता है, संजना, माय डियर लव, आई लव यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। भगवान ने उस दिन मुझे पार्टी में तुमसे मिलाया, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी हो गई। आई रियली लव यू। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? यस, आई लव यू टू, आई रियली लव यू टू। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों का प्यार यूं ही चलता जाता है। श्लोक और संजना अब एक लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे, क्योंकि श्लोक एक अच्छे खानदान का बेटा था। इस वजह से उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। संजना भी श्लोक के पैसों पर अपनी जिंदगी मस्त एंजॉय कर रही थी और आराम से रह रही थी। ऐसे ही एक दिन जब श्लोक घर नहीं होता, तभी विराट उसके घर आता है और बोलता है, श्लोक, श्लोक कहाँ हो? श्लोक घर पर नहीं है, वो आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं मीटिंग के लिए। ओह ओके, मैं तो भूल ही गया था। इतना कहकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं और विराट संजना को कस के अपनी बाहों में थाम लेता है और संजना की गालों पर
किस करते हुए बोलता है। अरे मेरी जान, भूला हूं तभी तो यहाँ आया हूँ। कितना वेट करना पड़ता है कि कब श्लोक जाए, कब मैं अपनी जाने मन से मिल सकूं। आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू माई लव। देखना अब बहुत जल्द ये सब हमारा हो जाएगा, गाड़ी, बंगला, घर, जायदाद, सब कुछ। बेचारा श्लोक, उसे लगता है कि तुम उसे किस्मत और भगवान की कृपा से मिली हो, पर उसे क्या पता, ये तो हम दोनों का प्लान था। तुम्हारा उसकी जिंदगी में आना और जिंदगी बन जाना, सब हम दोनों की साजिश थी। तुम्हें पता है मैंने ना श्लोक के सिग्नेचर भी ले लिए हैं ब्लैंक पेपर्स पर। बस अब बहुत जल्द हम दोनों अमीर होने वाले हैं मेरी जान। संजना इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र घर के दरवाजे पर जाती है जहां श्लोक खड़ा हुआ था। श्लोक को देखकर संजना और विराट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी श्लोक बोलता है, विराट, संजना, ये है तुम दोनों का असली चेहरा। शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये सब करते हुए? तुम दोनों मेरी जिंदगी में सबसे खास थे और तुम दोनों ने ही मेरी जिंदगी, मेरे भरोसे को तार तार कर दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये पैसा, ये दौलत, ये सब चाहिए था। कभी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बाकी अब मैं तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा, देखते जाओ। इतना कहकर जैसे ही श्लोक जाने लगता है तभी विराट और संजना मिलकर एक भारी चीज से उसके सर पर जोरदार वार करते हैं और श्लोक बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी संजना बोलती है, आई बड़े जेल में डलवाने वाले। अरे इतनी मेहनत की है हम दोनों ने यहाँ तक आने के लिए और तुम हमारे अरमानों पर पानी फेरना चाहते हो? कभी भी नहीं। विराट मेरा प्यार है, तुम तो बस एक जरिया थे अपने ख्वाबों को पूरा करने का। अब तुम मरो, सड़ो, ये सब हमारा होगा, हमारा। इतना कहकर संजना अधमरे श्लोक के सामने ही विराट को किस करने लगती है। यह सब देखकर श्लोक तड़पता हुआ बोलता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया संजना, ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा और तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरे दोस्त के साथ मिलकर। अब ये आशिक कातिल बनेगा और तुमसे इस धोखे का बदला लेगा, देख लेना। इतना कहकर श्लोक बेहोश हो जाता है, जिसके बाद संजना और विराट उसे मरा हुआ समझकर उसे घर से बेहद दूर एक जंगल में छोड़ आते हैं। पर किस्मत से श्लोक की सांसें अभी भी चल रही थी। जब उसे होश आता है तो वह जैसे तैसे लड़खड़ाता संभलता एक हाईवे पर पहुंच जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहां से सुमन नाम की एक लड़की की कार गुजर रही होती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी। वह श्लोक की मदद के लिए गाड़ी साइड लगाती है और श्लोक को अपने साथ अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करती है। 1 महीने बाद जब श्लोक पूरी तरह से ठीक हो जाता है तभी सुमन उसके पास आती है और श्लोक उसे अपनी सारी आपबीती सुनाता है और बोलता है, अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, वो है संजना और विराट की मौत। ये आशिक अब कातिल बनेगा। मैंने पूरे दिल से संजना को चाहा था, कभी उसे कोई कमी नहीं होने दी, हर वो खुशी उसे दी जिसकी वो हकदार थी। पर बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। अब और नहीं, अब बदला पूरा होगा, सूद समेत होगा। श्लोक अपना बदला लेने का इरादे को पक्का कर लेता है, जिसके बाद वह विराट और संजना की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। साथ ही संजना और श्लोक को मारने का पूरा प्लान बना लेता है। वहीं संजना और विराट सारी धन दौलत अपने नाम कराने की पार्टी रखते हैं, जहां श्लोक भी चुपके से पहुंच जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। विराट और संजना अपने कमरे में जाते हैं। तभी संजना कहती है, ओ गॉड, बहुत थक गए हम दोनों। आखिरकार अब हम दोनों के पास सब कुछ है, जिंदगी में आराम ही आराम है। और वो मेरा आशिक श्लोक, वो भी अब नहीं रहा। अब तो ये सब हमारा ही है। चलो अब जल्दी से मुझे अपनी बाहों में भर लो ताकि मैं आराम की नींद सो सकूं डार्लिंग। संजना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में एक चाकू लिए श्लोक आ जाता है और बोलता है,
हाँ क्यों नहीं डार्लिंग, आज के बाद तुम एक अच्छी नींद सोना, और अकेले नहीं, अपने प्यार विराट के साथ सोना। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया उसकी बस एक ही सजा है, और वो है सजाए मौत, जो मैं आज तुम दोनों को दूंगा। इससे पहले कि विराट अपने बचाव में कुछ कर पाता, श्लोक एक तीखे खंजर को विराट के दिल के आर पार कर देता है और विराट वहीं दम तोड़ देता है। जिसके बाद वह संजना की तरफ बढ़ता है और उसे एक चेयर पर बैठाकर रस्सी से बांध देता है और खून से लथपथ हुआ खंजर संजना की गर्दन पर रखते हुए बोलता है, क्या बोल रही थी तुम, पागल आशिक? अरे बेशरम, पागल नहीं, सच्चा आशिक। पर तूने और तेरे झूठे प्यार ने मुझे कातिल आशिक बना दिया। मैंने कितना चाहा तुझे, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। किस लिए? बस दौलत के लिए। आज ये दौलत ही तेरी जान लेगी, देख। इतना कहकर विराट अपने जेब से नोट निकालता है और उस खंजर पर लगा सारा खून साफ करता है। जिसके बाद वह उन नोटों को गुस्से में तोड़ मरोड़ कर संजना के मुंह में भर देता है, जिस वजह से उसे ना तो सांस आती है और ना ही उसकी आवाज बाहर आती है। जिसके बाद वह उसी खंजर से संजना को भी मार देता है और एक आशिक कातिल बनकर अपने साथ हुए धोखे का पूरा बदला लेता है। जिसके बाद वह सुमन की मदद से संजना और विराट की लाश को ठिकाने लगा देता है और अपना घर और बिजनेस वापस से संभालने लगता है।